हाँ शहनवाज बोल रहे हैं। श्रीमान समान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। ये विधायक जी ये आप ही का क्षेत्र पड़ता है। अब नया में पुराना इनका ना जरा आगे आगे बहुत अच्छा सर, उसके किक के लिए सर हम लोग मेटल फाइन से उसको किक करते हैं सर। तो सर जो आदमी खांसी हो रही है जिसको वो सर एक बोतल 2 बोतल पिया, उसके बाद उसको लगा कि सर वो आदमी साथ लेते हैं ₹1 में रजिस्ट्रेशन कराए यही लेता है सर। इसके लिए है सर इवेंट के सर, अब सर से क्या छुपाना सर, आता है तो हमारे सब स्टाफ इसके लिए मारता है। ईमानदारी वाले कब सिर्फ लेते सर बहुत डॉक्टर भी नॉर्मली मेडिकल प्रैक्टिशनर भी लिखते रहते हैं क्या पीछे होती है। धनी हटेगा कैमरा पीछे चले पीछे अरे इधर आ जाना बनाइए आप बनाना इसके लिए सर किस आएगा लिस्ट सब बन गया सर पैसा नहीं है बाकी ऐसा पैसा आगे 70% बच्चे के लिए बाकी वो एक से करंट ईयर के लिए अप्रैल में ही हम लोगों ने रिलीज कर दिया है ताकि सबको मिल जाए जा रहे हैं नया ड्रेस देख ही नहीं रहे क्या लिखा कितना बचा कैसे घटा बताओ लगी बात करके ये कैसे घटाया पूरा हटाओ ना तब ना होगा पूरा हटाओ
हम पढ़ाए अभी वर्ण का प्रकार और आज ही चलो पवन वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण को सिर्फ ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टकराव नहीं किया जा सकता, जैसे अच्छा चलो व्यंजन वर्ण का परिभाषा अरे आप लोग आइए ना, हो गया ना, पीछे आइए। बिना किसी वर्ण के सहायता के बोली नहीं जा सकते। कोई बात आप लोग इनको जानते हैं? कौन है? बस कहा क्या रखते हैं, वो क्या रखते हैं? आप सबों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत है, तहे दिल से हृदय से स्वागत है। नेपाल मिथिला की संस्कृति का प्रतीक और मछली शुभ है, शुभ ही होगा। देख रहे हैं कल से प्रकृति भी मेहरबान है, तो ये मछली प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करते हुए सादर संबोधित करते हुए स्थानीय मुखिया जी एवं यहाँ उपस्थित सहरसा जिला के सतरकटिया प्रखंड के पूरी गांव में तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। और ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने आपके गांव में आया और माननीय विधायक श्री संजीव कुमार झा जी हम स्वागत करें थी खगड़िया के सांसद आदरणीय दिनेश यादव जी के 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जे मिलल है तो है बिहार के विकास में जे अपना का पूर्व में देखे पड़े था, जे नए हॉस्पिटल में दवाई, नए स्कूल में मास्टर, नए सड़क चले वाला, नए कुछ नए पुल ने सब लोग इनका में विश्वास ही हम अपन समय देना चाहे छी। ये राजा हमारा बीच से भी ऊंचा है और हम लोग साधन विहीन है, हमसे हम क्या आदर कर सकते हैं, भावना के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो बीच आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी कोसी की जनता ने आप पर इतना विश्वास किया कि 14 का 14 सीट आपके झोली में डाला, 6ठा भाग इस कोसी को मिला है। इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, अपनी जनता की ओर से आपको आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। माननीय पूर्व मंत्री माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव की है, चंपारण के इलाके से सबसे पहला गांव बघी था पश्चिम चंपारण जिले में, आदिवासी इलाका, आदिवासी बहुल इलाका था। और उसके बाद हम गए थे पूर्वी चंपारण में बड़हरवा लखनसेन गांव। उस गांव में गांधी जी बहुत दिनों तक रुके थे। आप सबको मालूम है 1917 में नीलों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसी सिलसिले में गांधी जी वहां प्रवास किए थे और उस गांव में रहे भी थे। और उस गांव में गांधी जी ने सबसे पहला स्कूल भी खोला था। तो वहां से होते हुए सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और फिर तीसरे चरण में सुपौल और मधेपुरा जिला होते हुए आज सहरसा जिले में आने का मौका मिला। तो मैं तो इसको अपना सौभाग्य मानता हूं। और हम जाते हैं गांव में, वहां पर जो सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको देखते। यहां भी हमने मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया।
आंगनबाड़ी केंद्र भी देखा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वारा निर्माण का कार्य हो रहा, वहां भी हम गए। अक्षर आंचल कार्यक्रम चल रहा है, 40 लाख निरक्षर महिलाओं को साक्षर बनाने के लिए राज्य सरकार की योजना पूरे बिहार में चल रही है, अपनी योजना है। तो इस प्रकार से अनेक स्थलों का निरीक्षण करते हुए, काम देखते हुए आपके बीच आने का मौका मिला। आज से 4.5 साल पहले बिहार के लोगों ने हम लोगों पर विश्वास किया और कहा कि बिहार की सेवा कीजिए। हम बिहार की सेवा कर रहे हैं और सेवा छोड़कर हम कोई दूसरा काम नहीं करते। बहुत लोगों को तरह तरह की परेशानी हो जाती है। बहुत लोग मेरे काम पर कटाक्ष भी करते हैं, मैं उन बातों पर ध्यान नहीं देता हूं, इसलिए कि अगर हम बदकही में उलझ जाएं तो मेरा वक्त बर्बाद होगा और मेरा वक्त जो बर्बाद होगा तो सिर्फ मेरा वक्त नहीं बर्बाद होगा बल्कि बिहार का कुछ नुकसान होगा। इसलिए हम बिला वजह के बात में उलझते नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। जब हम लोगों की सरकार बनी तो पंचायत के चुनाव में हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को दिया। तो जब महिला को 50% का आरक्षण मिला तो बहुत लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। चाहते हैं तो इसको स्वीकार कीजिए और इस तरह का मजाक मत कीजिए। और देखिए, हमने 4 साल पर समाज में पुरुष और महिला दोनों का योगदान होना चाहिए। महिलाओं का योगदान बहुत कम हो पाता था सार्वजनिक विषयों पर, मर्द लोग सब काम करते रहते थे और कोई जरूरी नहीं है कि सब बात मर्द लोग ही ज्यादा बढ़िया से करेंगे। अगर मौका मिलेगा तो महिलाओं के अंदर जो शक्ति है, जो उनकी समझ है, जो उनकी बुद्धि है, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है तो काम बेहतर हो सकता है। आज कितना बड़ा परिवर्तन आया कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित हुई और निर्वाचित होकर आज सार्वजनिक विषयों पर वो काम में हाथ बटा रही। ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है। आज हर एक गांव से महिलाएं निकलकर जा रही। पहले कहां महिलाएं निकलती थी? और हमने देखा कि महिलाओं को जब हम ये जिम्मेवारी दे रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, आधी अधिकार उनको हम दे रहे हैं। आबादी 50% है महिलाओं की, तो हिस्सेदारी भी 50% होनी चाहिए, वो तो हमने कर दिया। हमने देखा कि महिलाओं में जागृति लाना और जरूरी। लड़कियों की शिक्षा पर हम लोगों ने जोर दिया। पहले गरीबी के कारण माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। प्राथमिक विद्यालय तक तो किसी प्रकार वो चली गई, लेकिन कम लड़कियां जा पाती थी प्राथमिक विद्यालय के आगे, मध्य विद्यालय में या उच्च विद्यालय में। और उसका कोई कारण नहीं था। सबसे बड़ी बात थी गरीबी। 6ठी क्लास में पहुंचने के बाद लड़कियों का शरीर बढ़ता है, माँ बाप ठीक ढंग से कपड़ा देने की स्थिति में नहीं होते थे, इसलिए अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे। हम लोगों ने इस तकलीफ को समझा और तय किया कि जो भी लड़की 6ठी क्लास में जाएगी, चाहे वो किसी भी जात की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी परिवार की हो, एपीएल परिवार हो या बीपीएल परिवार हो, किसी परिवार की हो,
अगर वो मिडिल स्कूल में जाएगी, छठी क्लास में जाएगी, तो उसको 2 जोड़ी कपड़ा, 1 जोड़ी जूती और एक बैग खरीदने के लिए जिसमें किताब और कॉपी रखकर वो स्कूल जाए, हमने हर लड़की को 700 रुपया देना शुरू किया। उसका क्या नतीजा हुआ? लड़कियों की संख्या बढ़ गई मध्य विद्यालय में, और फिर हमने देखा मध्य विद्यालय में लड़कियां जाने लगी, माँ बाप भेजने लगे, तो फिर हमने देखा कि अभी सब लोगों को हाई स्कूल में पास कराना जरूरी है, और हाई स्कूल है दूर दूर, पैदल कैसे जाए लड़की, मुश्किल है। तब हमने तय किया 2007 से कि 9वीं क्लास में जो भी लड़की पहुंचेगी, सब लड़की को हाई स्कूल जाने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए पैसा देंगे, और वो पैसा हमने देना शुरू किया। 1,60,000 से ज्यादा, 70,000 से थोड़ा कम, इसके करीब लड़कियां थी 9वीं क्लास में पूरा बिहार मिला करके। और हमने जब साइकिल योजना लागू की तो लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी। पटना में और सहरसा में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी, अब गांव-गांव से लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं। हमारे विरोधी पूछते हैं कहां हुआ परिवर्तन? मैं उनको बताना चाहता हूं, इससे बड़ा और परिवर्तन क्या हो सकता है। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, गांव-गांव लड़की साइकिल चलाकर जा रही, और क्या परिवर्तन हुआ? 1,70,000 जहां 2007 में, जिसका हमने जिक्र किया, 9वीं क्लास में लड़की थी पूरे बिहार में, और इस साल वो संख्या बढ़कर हो गई है 4,90,000, लगभग 3 गुना लड़कियां बढ़ गई है 3 साल के अंदर। ये परिवर्तन नहीं है तो और क्या है? शायद देश में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जिसमें इतनी बड़ी संख्या में वृद्धि हुई होगी स्कूल जाने वाली लड़कियों की। एक कार्यक्रम ने वृद्धि लाई, और तब हम देखे कि अब लड़की सब तो पूरा आत्मविश्वास से भरकर साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है। लड़का सब तो खुश होता था कि बहन को मिला, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि उसमें थोड़ी मायूसी आने लगी। कहीं कहीं जाते थे तो कोई लड़का बोल देता था कि अंकल हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो हमने तय किया कि अब जो भी लड़का 9वीं क्लास में जाएगा, किसी परिवार का हो, उसको भी लड़कियों की तरह ही साइकिल योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको मालूम है इस साल 4,90,000 लड़की और 6.25 लाख के करीब लड़का, उसको साइकिल मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को साइकिल मिल रहा है, और साइकिल चलाते हुए लोग स्कूल जा रहे हैं। एक परिवर्तन आया है शिक्षा के क्षेत्र में, परिवर्तन। अब इस साल से हमने शुरू किया कि 3रा, 4था, 5वां क्लास में जो भी बच्चा पहुंचेगा, लड़का हो, लड़की हो, कोई हो, किसी परिवार का हो, सबको हर साल कपड़ा सिलाने के लिए, स्कूल का पोशाक सिलाने के लिए 500 रुपया हम लोग दे रहे हैं। आज हम गए थे मध्य विद्यालय, पैसा बंटना शुरू हो गया था, और ये हमने तय किया इसी साल मार्च महीने से पैसा देना शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2 हो गया, तो वो पैसा अब हम लोगों ने वहां से दे दिया। इस साल के लिए भी पैसा हम लोगों ने दे दिया। तो सभी स्कूल में 3रा, 4था, 5वां में जो भी पढ़ता है, सबको 500 रुपया पोशाक के लिए मिलेगा। सब माँ बाप से हम अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों को सबको पोशाक सिलवा दीजिए। अभी जो क्लास में नहीं अभी पहुंच पाया है, जिसको नहीं मिल पाया है, वो देखने में दूसरा तरह का लग रहा था। आज जिसका पैसा बट गया है, वो देखने ही में दूसरे ढंग का लग रहा था। तो पूरा माहौल बदल जाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। स्कूल का माहौल उसी तरह से बदलता है। और हम एक ही अपील करेंगे, बेटा हो या बेटी, स्कूल जरूर भेजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। आदमी जब नहीं जानता रहता है, नहीं पढ़ा रहता है, तो उसको कोई ठग लेता है। इंदिरा आवास में किसी के मर्जी पर नहीं है कि किसी को दे दे। वो लिस्ट बना हुआ है बीपीएल परिवार का, उसी में अंक के हिसाब से प्रतीक्षा सूची बनी हुई है। जिसका जब बारी आवेगा तभी उसको इंदिरा आवास का लाभ मिलेगा। लेकिन एक से एक ठग बाजार में घूमता रहता है, ठग लेता है।
बैंक के बाहर ठग लिया, कहीं ठग लिया। तो अभी हम एक जगह हमने अपने अधिकारियों से कहा, साहब मौजूद है, उस दिन भी मौजूद थे हमारे विकास आयुक्त, कल भी हमने मधेपुरा में कहा लोगों को, बताइए कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कोई चाह करके किसी को, नीचे वाले को पहले इंदिरा आवास नहीं दे सकता, जिसको मिलना है उसी को मिलेगा, लेकिन फिर भी ठग ले रहा। तो ऐसा करने वाला है महाठग, जाल बट्टा करता। तो हमने अपने अधिकारियों को कहा कि आप लोग इतना पढ़ के अफसर बने हैं, आई गांव में इधर उधर ब्लॉक में टहलने वाला दलाल किस्म का आदमी, जाल बट्टा वाला, ठगी करने वाला, ये इतना होशियार है कि हम लोग उपाय लगाते हैं, वो रास्ता निकाल लेता है कि कैसे माल बनाओ, कैसे पैसा ठगो। तो लानत है, सारे अधिकारियों पर लानत है। तो हमने कहा कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों का स्वयं सहायता समूह बनाइए और उसको ट्रेनिंग दे दीजिए महिलाओं को, एक साथ जाएगी बैंक में। आज जहां कोई दलाल आवेगा सामने तो चिल्लाने लगेगा, देख रहे हैं मीडिया वाले आजकल तो सब जगह हो गए, ये लोग तुरंत पहुंचेंगे कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों को कोई ठगने की कोशिश कर रहा था, बच के जाएगा कहां। और दूसरा, हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह ठग, ये सिर्फ उस पर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि उस पर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। उस पर मुकदमा कीजिए और मुकदमा करके उस पर चार्जशीट जल्दी जमा करिए। जैसे अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट जल्दी जमा होता है और कोर्ट में उनका ट्रायल हो जाता है, सजा मिल जाती है। पता है ना, 4 साल पहले अपराध करके घूमते रहते थे, अब सजा होती है। जो गवाह है वो गवाही देने जाता है, सरकारी गवाह समय पर कचहरी में हाजिर होता, नतीजा हुआ है कि अब सजा हो रही है। 4 साल में 47,000 लोगों को 4.5 साल में सजा हो गई। तो हमने अपने अधिकारियों को कहा कि इसी तरह से इंदिरा आवास वगैरह में जो ठगी करता है उस सब को इसी तरह से मुकदमा करके, चार्जशीट करके उसका ट्रायल करा दीजिए और उसको भी सजा मिल जाएगा। तब पता चलेगा, कौन से गांव में हल्ला हो जाएगा कि अरे तो सजा हुआ, जैसे हल्ला नहीं हो जाता है, ट्रेन में बिना टिकट चलता है और मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा जाता है, और बच्चा इलाका का जानता है कि अरे तो मजिस्ट्रेट चेकिंग में धरा गया, पूरा इलाका जान जाता है, उसकी बड़ी शिकायत हो जाती है। तो वैसे ही इस तरह का ठग दलाल, उसको ये अधिकारी लोग अपना बुद्धि और लगावे। हमने तो कहा कि सब काम कीजिए और बुद्धि लगा करके पकड़िए, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज। कितना मेहनत करके और कितना जतन करके हम लोग पैसा लाते हैं, कहां इस प्रदेश में खर्चा होता था। साल भर में 3,000 करोड़ रुपया भी विकास के मद में खर्च नहीं हो पाता था। हम लोगों के आने के पहले हम लोग आए तो 4,000 करोड़ हुआ पहला साल, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 14,000 करोड़, 12,000 करोड़ एक साल, और इस साल का लक्ष्य है 20,000 करोड़ का। 20,000 करोड़ रुपया हम लोग विकास के मद में खर्च करने जा रहे हैं। बहुत लोग कहता है पैसा दिल्ली का आता है, क्या दिल्ली का पैसा है? अरे आपके गाड़ी कमाई का एक हिस्सा जो टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में पहुंचता है, आपको बहुत टैक्स पता चलता है और बहुत पता नहीं चलता। जो भी सामान खरीदते हैं उसमें टैक्स का एक अंश है। कोई टैक्स पहुंचता है पटना के खजाना में और कोई टैक्स पहुंचता है दिल्ली के खजाना में, और वही पैसा जो बंट के मिलता है राज्य को, वही पैसा के बल पर ही काम हो रहा। आप बाजार से उधार भी लेते हैं और कुछ केंद्रीय सहायता भी होती है, सब राज्य को मिलती है, तो उसके बदौलत आज इतना काम हो रहा। सड़क का काम, पुल का काम, और पुल का काम तो अभी चर्चा कर रहे थे दिनेश जी और हमारे दूसरे साथी चर्चा कर रहे थे। बताइए, कोसी नदी से मिथिला 2 हिस्से में विभक्त था। हम लोगों की सरकार जब केंद्र में थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उनको लाए थे निर्मली में, और वहां से कोसी पर महासेतु के निर्माण का काम शुरू हुआ। और अब जब हम लोगों की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है, तो कोसी नदी पर एक और पुल बलुआहा घाट पर बन रहा, काम शुरू हो गया। और दूसरा एक और पुल कोसी नदी पर विजय घाट पे बनवाने जा रहे हैं हम लोग। तो कोसी नदी पर 2 और महासेतु, जहां मन करे वहां जाइए, दरभंगा मन करे दरभंगा जाइए, भागलपुर मन करे भागलपुर जाइए, जहां इच्छा हो वहां चले जाइए, दूरी घट जाएगी। तो चारों तरफ काम,
सड़क का काम, पुल का काम, कोसी में जो आपदा आई, जो इलाके के लोग प्रभावित थे, हम 2 दिन से उन्हीं इलाकों में थे, उन सब इलाकों में केंद्र से नहीं मिला सहयोग। हम लोग अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया, वहां से कुछ कर्जा मिल रहा है। तो हम लोग काम पर पैसा का इंतजाम करते हैं और बीच में कोई गड़बड़ कर दे, ए भाई यही खाना से आवाज खाली आती है। आप लोग जितना समझदार लोग हैं ना, अरे सुनने दीजिए, अरे क्या बांट रहे, बंद करिए। आप लोग जो है नेता का दीर्घा है, आप ही लोग में बते तो जनता कितना बढ़िया से शांत है, आप ही लोगों में से कुछ आवाज आती रहती। तो हम लोग आपके आशीर्वाद से रात दिन काम करते हैं, हमको कोई दूसरा काम है नहीं। अब गांव में पहुंच रहे हैं, अब देखेंगे नीचे कोई गड़बड़ रहता है उसको भी ठीक करते हैं, इससे पता भी चलता और क्या करने से बढ़िया होगा। तो सब जगह घूम करके, लोगों की बात सुन करके, अनुभव लेकर नीचे, और तब हम लोग उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, आपने जो विश्वास व्यक्त किया, हम उसी के अनुरूप अहरनिश काम करते रहे हैं और काम करने की कोशिश करते रहे। मैं आपको एक ही आश्वासन देना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम अपने किसी काम से आपके विश्वास को धोखा नहीं देंगे। हम हर वो काम करेंगे जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, बिहार खुशहाल हो, बिहार की प्रतिष्ठा बढ़े। बिहार के लोग बिहार के बाहर जाते थे, हम लोगों को इस बात का एहसास हो रहा। हमसे पूछते हैं रहस्य बताइए, हम कहते हैं कोई रहस्य नहीं है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि बिहार की सूरत बदलेंगे, बिहार के हालात को बदलेंगे, इसलिए बिहार बदल रहा है। और जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि आज समाज में प्रेम का भाव है, भाईचारे का भाव है, हिंदू मुस्लिम एकता, विभिन्न जातियों के बीच में सौहार्द, सद्भाव, ये जो माहौल है ये सबसे बड़ी चीज है। और आपसे हमारी एक ही विनम्र प्रार्थना है कि यही माहौल बनाए रखिए, आपस में एकजुटता का, आपस में भाईचारे का ये माहौल बना रहेगा। दुनिया की कोई ताकत बिहार को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। और अपनी पहचान हम लोगों की बिहारी है। पहले लोग जात की बात करते थे, अब विकास की बात करते हैं। यही है परिवर्तन, और ये सब परिवर्तन आपकी बदौलत आया है। मैं इतना ही आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि इसी माहौल को, इसी जज्बे को, इसी भावना को बनाए रखिए। हम सब मिलकर एक मजबूत बिहार का निर्माण करने में कामयाब होंगे, खुशहाल बिहार का निर्माण करने में कामयाब होंगे। वो बिहार जो पिछड़ा नहीं कहलाएगा, वो बिहार जो अग्रणी बनेगा, ऐसा बिहार विकसित बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस धरती को प्रणाम करते हुए, आप सबका को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सहरसा जाकर के जिला भर की योजना की समीक्षा, असम में फिर सहरसा में सभा में 4.5 साल में हम लोगों की सरकार ने इस जिले में क्या क्या किया, उसका लेखा जोखा जनता की सभा में, जनता की अदालत में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। जनता ने चुना है, जनता को हम लोग हिसाब दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए जल संसाधन उद्योग उत्पाद व्यवस्था, उसके बाद हम आपदा प्रबंधन विमर्श करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। ये कोसी की धरती है, ये संस्कृति सभ्यता की धरती है। शालीनता पूर्वक, शांति पूर्वक अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनके विचारों को सुने।
और जो जहाँ पर है वहाँ पर बैठ जाए तो बड़ी कृपा होगी। आपके पीछे काफी लोग हैं बंधु, तो सामने वाले भाइयों से निवेदन आपसे निवेदन कि आप सब शांत हो, अनुमति दें तो हम कार्यक्रम का शुभारंभ करा सकें। माताओं बहनों से विनम्र निवेदन कि बैठ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कार्यक्रम लंबा चलेगा। आप काफी दूर श्री संजीव कुमार झा जी। तो अब माननीय विधायक श्री संजीव कुमार झा जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस धरती की परंपरा और संस्कृति का लोग पाग और चादर से सम्मानित किया जा रहा है। किया जाना है। उसके अतिरिक्त करीब 240 विकास के विभिन्न योजनाएं जो बनकर तैयार हैं, जिसको लोकार्पण किया जाना है। और इसके बाद सुगन्या देवी, सत्तर कटैया, मलिया देवी महोत्ता। महादलितों में नवचेतना जागृत करने का श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है और उसी के तहत महादलित परिवारों को 3 प्रति परिवार की दर से बासगीत भू बंदोबस्ती गिरफ्तार का पर्चा दिया जा रहा है। समाज के सबसे अंतिम कगार पर जो परिवार है उनके बीच उनके जीवन। नीतीश कुमार जी मंच पर उपस्थित जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित राजेश, मंच पर उपस्थित स्थानीय विधायक भाई संजीव कुमार झा जी, हारून साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, मीडिया और बुजुर्गों, अभिभावकों, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। ये 11वां जिला है जहां हम अपने इस यात्रा के क्रम में पहुंचे। पश्चिमी चंपारण से हमने शुरू किया था, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी होते हुए मधेपुरा होते हुए आज सहरसा जिले में आने का मुझको सौभाग्य मिला। मैं सुबह गांव में था और वहां से लौटने के बाद हमने जिले की सभी योजनाओं की समीक्षा की है। अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि थे, हमारे माननीय मंत्रीगण थे और फिर आपकी अदालत में आकर हमने 4.5 साल के अपने काम का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। जो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं उनमें से कुछ योजनाओं का उद्घाटन भी जिला प्रशासन ने कराया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं योजनाओं को पूरा करने के लिए। और 4.5 साल में जो कुछ भी किया हम लोगों की सरकार ने,
उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है रिपोर्ट कार्ड के जरिए, आज एक पुस्तिका के जरिए। हम चाहते हैं कि यहाँ का जनसंपर्क कार्यालय जन जन तक उस रिपोर्ट कार्ड को पहुंचाए। लोग पूछते हैं क्या परिवर्तन हो रहा है। आज जो रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में वितरित की गई है, उसके एक दो आंकड़ों का मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहता हूं। जब हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले पूरे जिले के सभी अस्पतालों को मिलाकर आउटडोर मरीज जो डॉक्टर से दिखाने आता है, दवाई लेने आता है, जो भर्ती नहीं होता है, डॉक्टर से सलाह लेकर पर्ची बनवाकर चला जाता है, उसको बाह्य रोगी कहते हैं। आउटडोर मरीज, उसकी संख्या एक साल में हुआ करती थी सहरसा जिले में 15,126 साल भर में। मतलब जोड़ लीजिए, साल भर में 15,126 मरीज इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों की तरफ रुख करते थे। और अभी सर्वेक्षण किया गया है तो अब एक साल में मरीज जा रहे हैं इलाज के लिए, बाह्य मरीज, आउटडोर मरीज अब जा रहे हैं एक साल में 10,56,450। कहा 15,000? यानी इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब है कि पहले इलाज नहीं होता था, अब गरीब गुरबा आम आदमी सबको भरोसा हो गया कि अब सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, इसलिए वहां जाने लगे। और ये तब हुआ जब हम डॉक्टरों की उपस्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक सुनिश्चित कर पाए। अभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी निरंतर डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टरों की कमी के कारण हम बहाल करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को यहाँ बहाल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मेडिकल कॉलेज भी नया नहीं खोला गया पहले, और उसमें जितने डॉक्टर बनते हैं उसकी संख्या भी कम रखी गई। पहले किसी को यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी डॉक्टर को, या तो वो निजी प्रैक्टिस करता था या बाहर चला जाता था। आज हम खोज रहे हैं डॉक्टर, हमको जितना चाहिए उतना मिल नहीं रहे। तो तब जबकि हम अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक के अस्पतालों को ठीक करने में एक हद तक कामयाब हुए हैं, तब हालत देखिए, कहां 15,000 और कहां 10,56,000। ये परिवर्तन नहीं है तो कोई बता दे ये क्या है। अस्पतालों की हालत में परिवर्तन दर्शाने के लिए एक ही उदाहरण काफी। छात्र छात्राओं की संख्या, मैंने अस्पताल का एक उदाहरण दिया। अब प्रचार हो रहा है, अगर अस्पताल पर जाने लगे तो पूरा अंधेरा छा जाएगा और बात पूरी नहीं होगी। जिस ढंग से बिहार में लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया, हम लोगों ने टीकाकरण करके प्रतिरक्षण उनका बढ़ाया और वो बढ़कर कहां पहुंचा है, पूरे बिहार का आंकड़ा है 11% था। 100 में 11 बच्चों को टीका पड़ता था, आज हम लगभग 60% तक पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय औसत के पास हम पहुंच चुके हैं, उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये परिवर्तन है टीकाकरण के क्षेत्र में। अगर एक एक अस्पतालों की हालत पर और स्वास्थ्य क्षेत्र की हम चर्चा करें तो बहुत सारी बातें की जा सकती, लेकिन अब आइए शिक्षा पर। बच्चों की क्या हालत, बहुत कम जाते थे स्कूल, नाम भी लिखा दिया ठीक नहीं पाते थे। लड़कियां तो जाती ही नहीं थी, गरीबी के कारण माँ बाप 5वां क्लास के बाद भेजते नहीं थे। हम लोगों की सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी बच्ची 6ठे क्लास में पहुंचेगी, चाहे वो किसी भी परिवार की हो, किसी जात धर्म की हो, APL हो, BPL हो, कोई परिवार की हो,
सबको साल भर में 2 जोड़ी पोशाक, 1 जोड़ी जूती और 1 बैग खरीदने के लिए हर लड़की को 700 रुपया दिया जाएगा। नतीजा हुआ लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ने लगी। फिर हमको लगा कि इसको हाई स्कूल में भेजना है लड़कियों को, तो हमने 9वीं क्लास में पहुंचने पर बगैर किसी भेदभाव के सभी लड़की को साइकिल की योजना हमने शुरू की। क्या उसका अंजाम हुआ? कहां थे? पूरे बिहार में 9वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 के करीब। 2007 में हमने ये योजना शुरू की और इस साल वो लड़कियों की संख्या बढ़कर 9वीं क्लास में हो गई है 4,90,000, लगभग 3 गुना लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ। तो और हम कौन सा उदाहरण दें? इस जिले का भी हम देख रहे हैं, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ी, शिक्षकों की संख्या बढ़ी, क्लासरूम बढ़े, यानी हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या बुनियादी ढांचा हो, सड़कों को हमने बनाना शुरू किया। गांव से इसका जिक्र हमारे साथी कर रहे थे, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन गांव से निकलने के लिए अगर छोटे पुल पुलिया की जरूरत है तो हम वो भी बना रहे हैं, और अगर कोसी नदी पर महासेतु बनाने की जरूरत है तो वो भी हम बना रहे हैं। केंद्र में हम लोगों की सरकार की आदरणीय अटल जी के नेतृत्व में हमने कोसी पर पहला महासेतु को मंजूरी दिलाई थी और आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी आए थे निर्मली में उसका काम शुरू करने के लिए। आपके आशीर्वाद से हम लोगों की सरकार बन गई बिहार में, और अब कोसी नदी पर एक पुल जिसका जिक्र दिनेश जी कर रहे थे, बलुआहा घाट पर तेजी से काम हो रहा, कोई जाकर देख ले। हम शिलान्यास नहीं करते हैं, शिलान्यास के बाद कार्य का प्रारंभ भी करते हैं, और कार्य का प्रारंभ भी नहीं करते हैं उसका अनुश्रवण करने के लिए हम जिला जिला में भी घूमते रहते हैं कि जो काम शुरू किया उसकी हालत क्या है। तो बलुआहा घाट पर पुल बन रहा है कोसी नदी पर, 525 करोड़ की लागत से वो पुल बन रहा है। आजादी के बाद बिहार में आज तक उतनी लागत का पुल नहीं बना है। सबसे अधिक लागत का पुल ये बलुआहा घाट पर कोसी नदी पर बन रहा है। अब इसके बाद एक और पुल विजय घाट पर बनने जा रहा है। इस पुल से तो दरभंगा पहुंच जाइएगा। एक पुल बनवाने जा रहे हैं महासेतु, जिससे जब मर्जी भागलपुर पहुंच जाइएगा। और हम सिर्फ इस इलाके में नहीं कर रहे हैं, हम ये पूरे बिहार में कर रहे हैं। उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए हमारा बिहार का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको दक्षिण को उत्तर से जोड़ने के लिए आरा और छपरा के बीच में गंगा नदी पर महासेतु का निर्माण होने जा रहा है। गंडक नदी पर 2 महासेतु बन रहा है। चंपारण और गोपालगंज की दूरी अब बहुत कम हो जाएगी। हमारा एक इलाका है, जानना चाहिए, पश्चिम चंपारण जिले में बगहा अनुमंडल में पड़ता है धनहा का इलाका। वहां का कोई कर्मचारी बिहार में नहीं रहता है, सब जाके यूपी में रहता है। और उसको जोड़ने के लिए बगहा से और चंपारण बेतिया से महासेतु का निर्माण, सब पर काम शुरू। एक नहीं अनेक पुल बन रहा है। गंगा नदी पर और पुल बना रहे हैं, बख्तियारपुर के पास और समस्तीपुर जिला के ताजपुर के पास आवेगा। तो हमको चारों तरफ पुल बना रहा है। और फिर ये पूर्वी हिस्सा हमारे बिहार का, ये आपस में जुड़ेगा। दक्षिण का उत्तर के साथ संपर्क होगा, आपका बगल से संपर्क होगा। मिथिला 2 हिस्से में विभक्त था, वो एक हो, दूरी घटेगी। लोगों को कितना लाभ मिलेगा? सामाजिक तौर पर इसका लाभ मिलेगा, व्यावसायिक तौर पर इसका लाभ मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और ये सारा काम हो रहा। तो बुनियादी ढांचा को ले लीजिए, तो सड़क और पुल और पुलिया का जाल हम लोग बिछा रहे हैं। आपको मालूम हमारे बिहार में पुल बनाने वाला निगम है पुल निर्माण निगम। एक साथ बना था यूपी में भी पुल निर्माण निगम और बिहार में भी पुल निर्माण निगम। यूपी का पुल निर्माण निगम तरक्की करते करते दुनिया के दूसरे देशों में ठेका लेता है। और हमारी होती थी, आजकल किसी को जल्दी नहीं। पहले सबको डर लगता था अपराधियों से,
आजकल अपराधियों को डर लगता है कानून से। पिछले 4.5 साल के अंदर 47,000 लोगों को सजा मिली। अब सबको मालूम है गड़बड़ तो होगा, अपराध तो हो सकते हैं, दुनिया के हर हिस्से में होता है, लेकिन अब लोगों को मालूम है कि अपराधी अपराध करेगा तो पकड़ा जाएगा और उस पर मुकदमा चलेगा और उनको सजा होगी। पहले कहाँ कोई गवाही देने के लिए आता था, डर के मारे कोई नहीं जाता था, हिम्मत नहीं होती थी। और जब यहाँ वातावरण हुआ, कानून का राज स्थापित किया गया, लोगों ने आगे आकर कहा कि हमारा मुकदमा खुलना चाहिए, हम गवाही देने को तैयार है, हमारे भाई की हत्या हुई। आज उसी का अंजाम है 47,000 लोगों को सजा। पटना में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, सहरसा में लड़की साइकिल नहीं चलाती थी, अब 4,90,000 लड़की साइकिल चलाकर हाई स्कूल पढ़ने के लिए जा रही है। इसको परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो और क्या करते हैं। और अब लड़कियों में तो इतना उत्साह आया कि लड़कों में कुछ मायूसी हमने देखी। जहां जाते थे मैं कहता था कि अंकल हम लोगों का क्या होगा, तो हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हर लड़के को भी 9वीं क्लास में जाने पर लड़कियों की तरह ही साइकिल योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तो ये सब परिवर्तन हो रहा, बिहार आगे बढ़ रहा। पहले लोग जात के झगड़े में उलझे रहते थे, आजकल लोग बिहार के भाईचारा, बिहार में भाईचारा की बात करते हैं। बाहर से लोग आ रहा, अभी हम हाल में गए थे, आपसे 10-12 दिन पहले दिल्ली में एक समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उनकी तरफ से कार्यक्रम आयोजित था, हमको भी बुलाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे और पंजाब के मुख्यमंत्री थे। पंजाब के मुख्यमंत्री, इनके आने के बाद सब लोग थोड़ा चौंके कि काहे के लिए हमसे उनको नुकसान। कहा कि बताइए साहब, आप बिहार में इन्होंने क्या किया है कि अब बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या घट गई है, इसलिए अब धान की रोपनी करने के लिए मजदूर नहीं मिलता है, कारखानों में मजदूर नहीं मिल रहा है, अब हम मशीन का सहारा ले रहे हैं। अब किसी और से कहने की जरूरत नहीं है, लोग जाते थे पंजाब मजदूरी करने और पंजाब के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या घट गई, तो अब बिहार में लोगों को काम मिल रहा, यहाँ काम शुरू हो गया। अभी तो पूरा शुरू नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। शरद जी बता रहे थे, अभी तो हम बिजली घर लगाना चाहते हैं, निजी क्षेत्र के लोग बिजली घर लगाने के लिए पैसा लगाना चाहता है, लेकिन बिजली घर लगेगा कैसे? कोयला की जरूरत है, कोयला का मालिक कौन है? भारत सरकार। हम जहां जाते हैं बिजली की समस्या लोग लेकर आते हैं, बस चुपचाप सुनता रहता है। अरे बिजली आएगी कहां से? बिजली का उत्पादन नहीं होता है बिहार में, और हम लोग पूंजी लगाना चाहते हैं है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाओ, और दूसरी तरफ एथेनॉल बनाने के लिए यहाँ लोग कारखाना लगाना चाहते हैं तो उनको इजाजत नहीं मिलती। ये कौन सी नीति है? इसलिए हम आपके सामने इन बातों को रख रहे हैं। अभी तो काम शुरू हुआ है। अगर जितने लोग पूंजी लगाना चाहते हैं, अगर केंद्र से अड़ंगा हटाया जाए तो न जाने कितने लाख करोड़ की पूंजी यहाँ पर लगेगी और लाखों नौजवानों को और नवयुवतियों को काम मिलेगा। इसलिए ये नहीं मिल रहा है। और हम कहते हैं कि बिहार को आप कोसी का पैकेज नहीं दिया, शरद जी ने बताया। लोग हमसे पूछा कि केंद्र से मांगिएगा, हमने कहा कि मांग करके अपना मुंह हम खाली करें, क्या फायदा है? जितना हमारे पास औकात है हम बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। कोसी के लिए मांगा, कहाँ मिला? अब अपनी तरफ से कर रहे हैं, यहाँ मकान बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, 55,000 रुपया मकान, जिनका घर ध्वस्त हो गया उनको देंगे, और नए किस्म के मकान का डिजाइन भी बनवाया। विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कहा कुछ कर्ज देंगे तो ले देकर हम लोग अपने बलबूते पर काम करेंगे। लगाने आएगा उसको कई प्रकार की टैक्स में छूट मिलेगी, और जब टैक्स में छूट मिलेगी तो पूंजी वाले यहाँ पर पूंजी लगाएंगे, कल कारखाने खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर ये सब हो जाए तो फिर देखिएगा बिहार का लोग बाहर नहीं जाएगा, बाहर के लोग बिहार आएंगे, आना शुरू हो गया है। कोसी इसका उदाहरण है, बाहर के लोग अब यहाँ कमा रहे हैं। अब यहाँ का आदमी यहाँ ढाबा में अब इडली बन रहा हो जाएगा। हमको नहीं चाहिए पैसा, दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा, हम नहीं मांगेंगे।
आज जब काम हो रहा तो कुछ नहीं मिलता है तो कहता है दिल्ली का पैसा। कौन सा दिल्ली का पैसा? इस देश में संविधान बना हुआ और संविधान में लिखा हुआ है कि जो टैक्स केंद्र सरकार वसूलेगी उस टैक्स का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होगा और ये बंटवारा करने के लिए हर 5 साल पर एक वित्त आयोग बनेगा, वो सिफारिश देगा, उसी के आधार पर उस टैक्स के पैसे का बंटवारा होगा। ये कोई कृपा नहीं है। इसी प्रकार से आपका विश्वास बना रहेगा तो बिहार को हम विकसित राज्य बनाकर दम लेंगे। और आप सबके बदौलत जब बाहर के लोग आते हैं हमसे पूछते हैं क्या रहस्य है बिहार की प्रगति का, उनको मैं एक ही बात कहता हूं कि अब बिहार के लोगों ने संकल्प ले लिया कि बिहार को बदलकर दम लेंगे। कहलाना शान का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ और मैंने आपको कहा हम तो हर क्षेत्र का न्याय के साथ विकास के लिए चल रहे हैं। तो जब तक सभी इलाके का विकास नहीं होगा बिहार का विकास संभव नहीं है। कोसी के विकास, जैसे हम कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, उसी तरह से कोसी इलाके के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए कोसी इलाके के विकास के लिए हम लोगों ने डट कर कोशिश की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो इतनी संख्या में आए, आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूं।